Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss a very important topic, that is custom as a source of law. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. So let's move towards the discussion. Before moving towards the topic, we need to know the basic history of this word custom. अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो हमें ये बात पता चलती है दैट कस्टम इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग. जो हमारे पास लेजिस्लेशन है, कस्टम को उसकी पुरानी किस्म समझा जाता था. बल्कि अगर हम यूं कहें कि पुराने वक्तों में कस्टम को इट्सेल्फ लॉ कंसिडर किया जाता था, तो ये बात गलत नहीं होगी. जो हमारी रस्म व रिवाज हैं, जो हमारा दस्तूर है, पुराने ज़माने में उसको इट्सेल्फ एक कानून समझा जाता था. क्योंकि उस वक्त हमारे पास किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, कोई लॉ मेकिंग नहीं थी, प्रॉपर फोरम नहीं था जहाँ पर लॉ मेकिंग हो सकती, किसी किस्म का कोई प्रेसिडेंट नहीं था, कोई कोर्ट्स नहीं थी जहाँ पर बाकायदा फैसले हो सकते थे. तो अब जब वहाँ पर लेजिस्लेशन नहीं थी, कोर्ट्स नहीं थी, तो फैसले कैसे होते थे? लोगों के दरमियान जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे वो सेटल डाउन होते थे बाय द एल्डर्स ऑफ दैट लोकेलिटी अकॉर्डिंग टू द रीज़न विच दे रिगार्डेड ट्रूथ, जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी. यानी कि जो उन बुज़ुर्गों को लगता था कि जो चीज़ हक है, जो चीज़ सच है, जो इंसाफ पर मबनी है, वो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते थे. अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको फोर्स ऑफ लॉ कैसे मिली? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली ऑब्ज़र्व हो रहा था, ठीक है. लेकिन जैसे ही लेजिस्लेशन की ग्रोथ हुई, जैसे ही लॉ मेकिंग हुई, तो उसके बाद कस्टम की इम्पोर्टेंस सिरे से ख़त्म हो गई थी. कस्टम को फिर लॉ कंसिडर नहीं की मतलब कस्टम को फिर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी जितनी कि बाकी सोर्सेज ऑफ लॉ यानी कि लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट को दी जाती थी. अब हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो कि कस्टम को एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन स्कूल ऑफ थॉट. हिस्टोरियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि अब तक, आज के दौर तक, कस्टम को एक अथेंटिक और अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है कि कस्टम अथेंटिक सोर्स है, ठीक है. यानी कि हम कस्टम को वैलिड कंसिडर कर सकते हैं, यानी कस्टम की बेसिस पे जो डिसीजन होंगे वो बिल्कुल वैलिड कंसिडर होंगे, बिकॉज ये विल ऑफ पीपल पे बेस करता है. इसकी बुनियाद क्या है? इस पर लोगों की मर्जी शामिल है, इसलिए इसको अथेंटिक सोर्स ऑफ लॉ कहा गया है. और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हमारा हाल है, उसको हम तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसका तज्जिया हम तब तक नहीं कर सकते, तब तक उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते जब तक हम अपनी पास्ट हिस्ट्री को नहीं समझेंगे. तो पास्ट हिस्ट्री को समझना क्या है कि जो हमारे पास हमारा कस्टम है, जब हम उसको समझेंगे तो हम अपने प्रेजेंट को भी समझ जाएंगे. उसके बाद आता है हमारे पास एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट. अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है? उन्होंने सबसे पहली बात हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर दिया था. उन्होंने हिस्टोरियन का जो ओपिनियन था उसको रिजेक्ट कर दिया. यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कस्टम इज़ नॉट एट ऑल एन अथेंटिक और अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ. उनके मुताबिक कस्टम वैलिड सोर्स ऑफ लॉ नहीं है. Why this is so? Because they said that custom is dependent on the other sources of law for its validity. कस्टम खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि वो अपनी वैलिडिटी के लिए, खुद को वैलिड कराने के लिए वो लॉ के बाकी सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, जो कि हमारे पास आते हैं लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और जितने भी सोर्सेज हैं हमारे पास, वो उन पर डिपेंड करता है ताकि कस्टम को एक वैलिड लॉ कंसिडर कर दिया जाए. ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात थी जिन्होंने हिस्टोरियन के जो ओपिनियन था उसको रिजेक्ट कर दिया था. अब हिस्ट्री तो हमने देख ली थोड़ी सी कि कस्टम आया कहाँ से. अब हम कस्टम को डिफ़ाइन करते हैं, कस्टम की डेफिनेशन पर चलते हैं. तो कस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए हम ये कहते हैं दैट कस्टम इज़ एन हैबिचुअल कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट. ठीक है, हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट क्या है? जो हमारी आदत से जो चीज़ हम
जो हमारा एक्शन है जो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सो कस्टम इज द एन हैबिचुअल कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट विच इज़ फॉलोड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उस आदत को, उस एक्शन को, उस अमल को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इममेमोरियल टाइम पीरियड से, यानी कि बहुत ही पुराने वक्तों से जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं अपनी फ्री माइंड और अपनी फ्री विल के साथ, यानी कि उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी मर्जी से एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कस्टम है। दोबारा सुनने, कस्टम ऐसा हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट है जिसको इममेमोरियल टाइम पीरियड से मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी फ्री माइंड और अपनी फ्री विल के साथ फॉलो कर रहे हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं वो क्या है, कस्टम है, वो हमारी रस्म है, वो हमारा रस्मो रिवाज है। उसके बाद अब हम इसी डेफिनीशन के अकॉर्डिंग कस्टम के कुछ एसेंशियल्स निकालते हैं, कस्टम के कुछ इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं कि कस्टम के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो मौजूद होंगे तो हम एक चीज़ को कस्टम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या आता है, इट शुड बी फ्रॉम एन इममेमोरियल टाइम पीरियड, यानी कि एक चीज़ जो बहुत ही पुराने वक्तों से फॉलो होती आ रही हो। इममेमोरियल टाइम पीरियड का सिंपल मतलब क्या है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता कि वो चीज़ उसका आगाज़ कहाँ से हुआ था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ की तरफ लेके चलती हूँ जो कि आपको पता भी होगा, हमारा प्रिस्क्रिप्टिव राइट। हमने पढ़ा था ना प्रिस्क्रिप्शन में कि जब हम एक चीज़ को 20 साल से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस पर हमारा प्रिस्क्रिप्टिव राइट क्रिएट हो जाता है। ये लॉ ने एक चीज़ फिक्स कर दी है कि जब एक चीज़ पर 20 साल तक कोई ऑनर सामने नहीं आ रहा और आप उस चीज़ को यूज़ करें तो आप उस चीज़ के ऑनर बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी इममेमोरियल टाइम पीरियड से जो चीज़ फॉलो होती आ रही है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन किसी को नहीं पता, तो वो चीज़ कस्टम कंसिडर होगी। सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है कि विल ऑफ पीपल पे बेस करें, लोगों की मर्जी शामिल हो, लोगों की ख्वाहिश का होना ज़रूरी है, लोग बिना किसी प्रेशर के एक चीज़ को फॉलो करें तो वो कस्टम होगा। थर्डली कस्टम शुड बी रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए कस्टम को। अनरीजनेबल कस्टम हमारे पास कभी भी वैलिड कंसिडर नहीं होता, जो कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को वायलेट करे वो चीज़ कस्टम कंसिडर नहीं होगी। एंड फोर्थ वन इज इट इज़ अडॉप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो कस्टम कंसिडर होगा। एंड फिफ्थ वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो, एक तसलसल के साथ फॉलो होता जा रहा हो, उसमें किसी किस्म की कोई ब्रेक ना हो, कोई वक्फा ना हो, और वो इममेमोरियल टाइम पीरियड से फॉलो होता आ रहा है तो वो चीज़ कस्टम कंसिडर होगी। एंड द लास्ट वन इज इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द स्टैट्यूट लॉ बट इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूट लॉ के बिल्कुल अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टैट्यूट लॉ से हटकर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तमाम इसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स किसी चीज़ में मौजूद होंगे तो हम उस चीज़ को कस्टम कंसिडर करेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं कस्टम की काइंड्स के ऊपर। कस्टम की हमारे पास दो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट काइंड्स हैं। सबसे पहली आती है हमारे पास लीगल कस्टम एंड द सेकेंड वन इज कन्वेंशनल कस्टम। ये टू मेन काइंड्स हैं, आगे इनकी फर्दर सब काइंड्स हैं। लीगल कस्टम क्या है, जिसको हम थ्रू कोर्ट्स इन्फोर्स कराते हैं, ठीक है। कोर्ट्स में जिसको इन कोर्ट्स के ज़रिए जिस कस्टम को इन्फोर्स कराया जाए उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, लीगल कस्टम है, जो कि एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज़ पर जो है वो डिपेंड ना करता हो, बल्कि वो इतना बाइंडिंग हो एज अ रूल ऑफ लॉ, लोग बाउंड हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, लीगल कस्टम है। इसमें ये नहीं होगा कि आप कहें कि हम फॉलो करें तो ठीक, ना करें तो कोई मसला नहीं है, बल्कि जो कस्टम थ्रू कोर्ट इन्फोर्स होगा वो बाइंडिंग है आप पर। जबकि कन्वेंशनल कस्टम नाम से ही जाहिर है, कन्वेंशन का मतलब है एग्रीमेंट, तो वो कस्टम जो एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज पे डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम की हमारे पास फर्दर टू काइंड्स हैं। नंबर वन इज जनरल लीगल कस्टम
एंड द सेकेंड वन इज लोकल लीगल कस्टम, स्पेशल लीगल कस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो क्या है, लोकल लीगल कस्टम। अब जनरल लीगल कस्टम क्या है, when the custom is prevalent or when the custom is applicable throughout the society, throughout the state generally, जब हम एक चीज़ को जनरली एप्लीकेबल करार दे रहे हैं, जब एक चीज़ जनरली अप्लाई हो रही है, जनरली इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें कोई पर्टिकुलरिटी नहीं है, पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, बल्कि एज अ होल सब के लिए है, तो उसको हम कहेंगे जनरल लीगल कस्टम। इसी के ऑपोजिट लोकल लीगल कस्टम क्या है, जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए है। व्हेन द कस्टम इज ऑब्जर्व्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इट इज कॉल्ड लोकल लीगल कस्टम। व्हेन इट इज प्रिवेलेंट इन सम डिफाइंड टेरिटरी, किसी खास टेरिटरी में एप्लीकेबल है, तो उसको हम कहेंगे लोकल लीगल कस्टम। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ के टॉपिक पर। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।